ये डॉक्टर साहब क्या बताएंगे आज प्रेस वार्ता में पहले कि आप क्या सभी विषय का है? जो है ना धन्यवाद आने के लिए स्वागत है। ये श्री राम हॉस्पिटल है। ये हमने जून 2021 में हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे 2015-17 से यहाँ पे कार्यरत हैं इसी ज़िले में। और ये इस एरिया का एक अकेला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों की सर्जरी की सुविधा है। मतलब 24 घंटे उपलब्ध हैं। पीडियाट्रिक सर्जन, मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हूँ, और मैडम पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हैं। बच्चों के आंतों के और लिवर के स्पेशलिस्ट हैं, जो इस एरिया में हरियाणा में दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में एक मैडम है और एक आध और कोई होगा, और कोई अवेलेबल है नहीं यहाँ पे। और यहाँ 4 ज़िलों में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर, इन 4 ज़िलों में मैं पूर्ण रूप से जो एक सेंटर पे कार्यरत पीडियाट्रिक सर्जन है वो मैं हूँ। तो हम यहाँ पिछले 7-8 साल से बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं सर्जरी की और लिवर की और आंतों की, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे पास अभी बहुत सारी हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, जिसमें किसी की खाने की नली नहीं बनी होती, किसी का लैट्रिन का रास्ता नहीं बना होता, किसी का पेशाब का रास्ता नहीं बना होता। तो ये सारी जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकी हम लोग सारी सर्जरीज करते हैं। ये सारी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज में आती हैं। किसी का लैट्रिन का रास्ता बनाना, किसी की खाने की नली बनाना, कभी कभी वो खाने की नली नहीं बन पाती है और लीक कर जाती है, तो पूरी खाने की नली ही बदलनी पड़ती है। वो सब सर्जरीज हम यहाँ कर रहे हैं सक्सेसफुली। तो अभी इसी क्रम में एक प्रॉब्लम होती है इसोफेजियल एट्रीजिया विद ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, जिसमें खाने की नली बनती नहीं है, उसका ऊपर का हिस्सा बंद होता है और नीचे का हिस्सा जो है वो सांस की नली से जुड़ा होता है। जैसे ये अगर आप देख पाएंगे, ये हमारे खाने की नली होती है। तो इस बीमारी में क्या होता है, ये नली यहाँ से बंद होती है और इसका निचला हिस्सा जाके सांस की नली में जुड़ा होता है। तो बच्चा जो भी बच्चे की थूक बन रही है, या बच्चे को अगर गलती से दूध दे दिया, तो या तो वो बच्चा उल्टी करेगा क्योंकि रास्ता बंद है, या वो सांस की नली में चला जाएगा। तो वो चीज़ जानलेवा हो जाती है, बहुत सीरियस निमोनिया कर देते हैं। तो इस केस में हमें बच्चे को इमीडिएटली पैदा होते ही डायग्नोज हो जाना चाहिए कि बच्चे को दिक्कत है। अगर मतलब बच्चे को पैदा होते ही किसी ने देखा है डॉक्टर ने, तो वो जांच लेगा, क्योंकि बच्चे के मुंह से झाग आएगी बहुत ज़्यादा और सांस लेने में दिक्कत होगा। तो इमीडिएटली उसमें पीडियाट्रिक सर्जन के पास रेफर करना होता है, ताकि बच्चे को मुंह से हम लोग झाग सक्शन करते रहें, बच्चे का हार्ट का टेस्ट कर लें और लिवर, किडनी वगैरह सब देख लें, हड्डियां चेक कर लें कि बच्चे की सारी चीज़ ठीक है, क्योंकि इसमें हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद उसको जितनी जल्दी हो सके 24, 48, 72 घंटे में ऑपरेशन करना होता है, नहीं तो वो थूक सारी थोड़ी थोड़ी जाती रहती है। तो नॉर्मली हमारे पास बच्चे 1 या 2 दिन में आते हैं। जिसका 2 दिन से लेट हो जाता है, क्योंकि उसका थ्रू गया होता है सांस की नली में, तो निमोनिया हुआ होता है। 2 या 3 दिन के बाद जो बच्चे आते हैं, या 4 दिन के बाद जो बच्चे आते हैं, उनके लिए बचना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली ही इस बीमारी में अच्छे अच्छे सेंटर में बचने की जो दर होती है वो 50%, 60% बच्चे ही बच पाते हैं, अगर 1-2 दिन में भी पता लग जाए। तो ये 4 दिन के बाद आया तो बचना तो वैसे ही मुश्किल होता है। ये एक अनूठा केस हमारे पास आया कि ये बच्चे को ये प्रॉब्लम थी और बच्चे को मुंह से झाग भी आ रही थी, और दूध दे रहे थे तो माँ बाप कह रहे थे कि सारा दूध नाक से और मुंह से निकल जा रहा था। लेकिन गांव में और बाकी जगह पे धारणा ऐसी है कि बच्चे तो दूध निकालते ही हैं, चलो नॉर्मल होगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, जब बच्चा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान गया नहीं किसी का। फिर उसके बाद ये लोग, जब बच्चा 12-13 दिन का हो गया, उसको जॉन्डिस 25 पहुंच गया और बच्चे की स्थिति बिगड़ने लग गई, ऑक्सीजन कम होने लगे, निमोनिया बन गया और ऐसा लगा कि अब तो बहुत दिक्कत हो गई है। तब उसको ठीक से देखा गया, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने देखा, और जब उसने डायग्नोज किया तो उन्होंने कुरुक्षेत्र रेफर किया। उसके बाद हमने पेरेंट्स को सारी स्थिति समझाई, एक्सरे किया, हार्ट की जांच की, इको वगैरह किया, और उसके बाद फिर हमने उसको थोड़ा स्टेबल करने के बाद बच्चे को सर्जरी के लिए लिया। इस स्थिति में बचने की उम्मीद बहुत कम होती है, लेकिन बच्चे को हमने ऑपरेट किया। मैं सर्जन हूँ, डॉक्टर अनुज, और हमारे साथ बच्चों के स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट आते हैं, डॉक्टर वरुण दुआ, और मैडम बच्चे की केयर करने के लिए डॉक्टर छाया। तो हमारी टीम ने, और बाकी हमारा ओटी स्टाफ है, सूरज है, अमित हैं और नर्सिंग स्टाफ, हम लोगों ने मिलकर जो उसका केयर किया। तो बच्चे को 6 दिन तक हमने नाक की नली से ही दूध दिया, क्योंकि जो नली जोड़ते हैं उसको थोड़ा आराम भी देना होता है, तो हम नाक में नली डाल के उसको सीधा पेट में डाल देते हैं।
नली से दूध दिया। छठे दिन हमने उसको फिर दवाई पिला के रंगीन एक्सरे किया, जिसमें ऑपरेशन के सफल होने की पुष्टि हुई कि इसमें कोई लीक नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर उसको मुंह से दूध दिया गया, तो अब वो टॉलरेट कर रहा है बच्चा, कोई उल्टी नहीं कर रहा, मुंह से झाग नहीं आ रही, निमोनिया भी बच्चे का ठीक हो गया, और अब बच्चे को हम आज छुट्टी करने जा रहे हैं। तो मेन हमारा पर्पज़ ये आपको बुलाने का यही है कि एक तो ये कि बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, खासकर नवजात शिशुओं की, अगर वो उल्टी करते हैं, मुंह से झाग निकालते हैं, तो हमेशा वो नॉर्मल नहीं होती हैं। उनको बहुत ही बारीकी से देखने की ज़रूरत होती है, उसमें कितनी उल्टी कर रहा है, किस रंग की उल्टी कर रहा है, और बाकी क्या समस्याएं हैं बच्चे को, और कोई हार्ट की दिक्कत तो नहीं है। ये सारी दिक्कत बारीकी से देख के, और इमीडिएटली उसको अगर ज़रूरत है तो स्पेशलिस्ट सर्जन या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बचने के चांसेस ज़्यादा लेट होने में बहुत कम हो जाते हैं। ये बीमारी अगर डायग्नोस करनी है तो इमीडिएटली हो जाना चाहिए पैदा होने के बाद, तो सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे कितने ऑपरेशन आप तक कर चुके हैं डॉक्टर साहब, और सफल कितने रहे आप? इस बीमारी के हम यहाँ लगभग 25 ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसमें से करीब हम 20 बच्चों को बचा चुके हैं पिछले 2 साल में, पिछले 6-7 साल में कुरुक्षेत्र में। और इसमें कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि ये लीक कर जाते हैं, जैसे हमने खाने की नली जो जोड़ी है वो लीक कर जाते हैं। जब वो लीक कर जाते हैं या उनमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मान लो ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से में गैप बहुत ज़्यादा है, तो जोड़ना पॉसिबल नहीं होता। उस केस में फिर या तो लीक कर जाए या गैप ज़्यादा हो, तो हम जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको गर्दन से निकाल देते हैं बाहर, ताकि बच्चे की जो थूक है उसको निकलने का रास्ता मिलता रहे। तो थूक यहाँ से आती रहती है, और पेट में हम जो है इस रास्ते में यहाँ पे पेट में यहाँ नली डाल देते हैं, ताकि यहाँ से बच्चे को दूध जाता रहे। तो जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो फिर हम उसकी पूरी खाने की नली बदलते हैं। वो खाने की नली बदलना जब बच्चा 1 साल का हो जाता है या 10 किलो का हो जाता है, वो इससे 3-4 गुना और बड़ा ऑपरेशन है, और वो बहुत ही कम सेंटर्स में होता है। ये वाला ऑपरेशन जो है हम 5 ऑपरेशन कर चुके हैं, 5 ऑपरेशन कर चुके हैं, और 5 सक्सेसफुल रहे हैं। 5 बच्चे अभी जीवित हैं और अच्छे से मुंह से खाना ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें खर्चा कितना आ जाता है ऑपरेशन पे? ये जो पहला ऑपरेशन होता है, जिसमें इमीडिएटली पैदा होने के बाद जो हम रिपेयर करते हैं, इसमें अगर बच्चा ठीक है, वेंटिलेटर की ज़रूरत कम है, और बच्चे को निमोनिया नहीं हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो लगभग इसका हमारे यहाँ पे 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में खर्चा आता है। अगर इसी चीज़ को हम चंडीगढ़ या दिल्ली के जो बड़े कॉरपोरेट अस्पताल हैं, वहाँ पे इसका खर्चा लगभग 3.5-4 लाख के आसपास आता है। हमारे शहर में उसी रिजल्ट के साथ हम लोग बहुत ही कम खर्चे में यहाँ सर्जरी कर रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरी सर्जरी, अगर मान लो लीक करता है या गैप ज़्यादा है, तो जो दूसरी सर्जरी होती है जिसमें खाने की नली बदलनी पड़ती है, तो उस केस में खर्चा जो है आपका करीब 2 से 2.5 लाख के बीच में खर्चा आता है। वही चीज़ अगर कॉरपोरेट हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में बड़े या दिल्ली में बड़े अस्पताल में होती है, वैसे तो होती बहुत कम जगह है, सरकारी अस्पताल के बाहर बहुत कम लोग इसमें जो है ना इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि सर्जरी कर पाएँ, लेकिन अगर होता भी है तो उसमें 4-5 लाख के इससे कम खर्चा नहीं है। तो ये इस प्रकार के ऑपरेशन जो आयुष्मान भारत में कवर होते हैं? आयुष्मान में इसमें कवर होते हैं। अभी आयुष्मान की सुविधा हमारे अस्पताल में भी हो जाएगी कुछ महीनों में, लेकिन इसमें जो है बाकी इसके अलावा और भी परेशानियां होती हैं बच्चों की, जिसमें लैट्रिन का रास्ता नहीं बना होता। उसमें 3 ऑपरेशन होते हैं। लैट्रिन का रास्ता बनाते हैं हम लोग, पहले लैट्रिन का रास्ता पेट से बनाते हैं, फिर नीचे बनाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर का रास्ता बंद करते हैं। तो लैट्रिन का रास्ता नहीं होता, उसमें भी ऑपरेशन करना पड़ता है। कभी पैदाइशी लिवर में ट्यूमसिस्ट होती है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। किडनी की प्रॉब्लम होती है, पेशाब की नली नहीं बनी होती, उनका ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारी सर्जरी। डॉक्टर साहब, लोगों से क्या अपील रहेगी, पेरेंट्स से? आमतौर पे पेरेंट्स भी जो है गांव में ज़्यादातर होता है, ये नॉर्मल सी बीमारी सोच के, नॉर्मल सा खांसी जुकाम सोच के इसको छोड़ देती है, तो क्या अपील करेंगे उनसे ताकि भाई बच्चे की जान बच सके? इसमें बच्चों को जो है आपको इमीडिएटली स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बारीकी से जो देख सके कि इसमें कोई समस्या तो नहीं है, कोई इमीडिएटली बच्चे को ऑपरेशन की आवश्यकता तो नहीं है। दूसरी चीज़, पैदा होने के तुरंत बाद, पैदा होने के समय नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी में
पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी उपलब्धता रहनी चाहिए, उस टाइम वहाँ रहने चाहिए, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जैसे गांव में डिलीवरीज होती हैं तो वहाँ पर डिलीवरी के टाइम में स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं होते हैं। जो गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं उनके साथ जो स्टाफ होता है वही बच्चे की केयर कर लेता है, वही बच्चे की सारी जो रूटीन केयर होती है डिलीवरी के बाद की वो करते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक पीडियाट्रिशियन का बच्चे के डिलीवरी के टाइम में होना बहुत ज़रूरी होता है। डिलीवरी का टाइम बच्चे के जन्मने के टाइम जो होता है हम उसको गोल्डन आवर्स में काउंट करते हैं, और हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है कि हम बच्चे को जन्मने के बाद अगर बच्चे को सांस नहीं आता है तो हम तुरंत सांस देते हैं, अगर वो सांस ना जाए तो बच्चा दिमागी रूप से विकलांग हो सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए। और प्लस जैसे इस केस में पीडियाट्रिशियन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से इतनी बड़ी बीमारी के साथ बच्चा 13 दिन सर्वाइव किया। नॉर्मली जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बच्चा अगर इस बीमारी के साथ 3 या 4 दिन में मुश्किल से खींच पाता है, ये बच्चे की किस्मत थी कि इसने इतने दिन खींच लिया। नहीं तो अगर ज़्यादातर ऐसे बच्चे नहीं डायग्नोज होने पर ऐसे बच्चे घर पे जाकर के अचानक ही उनकी जो होती है फेफड़ों में थूक चला जाता है, सांस रुक जाती है और इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी के टाइम में पीडियाट्रिशियन की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है। कुछ ऐसी और उल्टी से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जैसे अगर कुछ डेंजर साइन होते हैं, अगर बच्चा हरे रंग की उल्टी कर रहा है तो वो तो एकदम इमीडिएटली देखने की ज़रूरत है सर्जन को कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे में हरे रंग की उल्टी करना मैक्सिमम टाइम्स, ज़्यादातर समय ये जो है ये ऑपरेशन की इंडिकेशन होता है कि अंदर आँख में कहीं ना कहीं रुकावट है या आँख घूम गई है। एक माल रोटेशन नाम की बीमारी होती है, उसमें अंदर ही अंदर आँख घूम जाती है और उसमें बच्चा हरे रंग की उल्टी करता है, और अगर समय पे उसका ऑपरेशन ना किया जाए तो सारी की सारी आंत अंदर ही अंदर घूम के खराब हो जाती है। ऐसे कई ऑपरेशन होते हैं, हमारे पास भी बच्चे आते हैं जो लेट हो जाते हैं, उसके बाद जब पेट हम खोलते हैं तो उसके बाद वो आंत सारी सड़ी होती है। लेकिन वही चीज़ को अगर इमीडिएटली डायग्नोज करके पेट खोल के उनकी आंतों को सेटिंग कर दी जाए तो वो 100% रिजल्ट होता है, सब बच्चे बचते हैं। लेकिन एक बार आंत सड़ जाए तो वो बहुत दुख होता है कि एक चीज़ जो हरे रंग की उल्टी है जो डायग्नोज हो सकती थी, वो बच्चे का अगर इस तरह से नुकसान हो तो वो आज की डेट में 21वीं सदी में ये नहीं होना चाहिए। और डिलीवरी के टाइम में हमेशा पीडियाट्रिशियन बच्चे का ये हक है कि पेरेंट्स का हक है कि वो डिलीवरी के टाइम में, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध हो। डॉक्टर साहब, जो हम बच्चा वर्ड यूज कर रहे हैं, कितनी एज लिमिट तक मानते हैं कि जिसका उपचार यहाँ हो सकता है? 18 साल तक की उम्र तक बच्चा मानते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर का जो बच्चा होता है पैदा होने के बाद उसको नवजात शिशु कहते हैं, नियोनेट। 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, और उसके बाद जो है वो चाइल्ड की उम्र तक आता है 10-11 साल तक, फिर वो टीनेजर आ जाता है 18 साल तक। 18 साल तक का बच्चा यहाँ उपचार 18 साल तक के बच्चों का यहाँ जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, खान पान बच्चों का लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है जंक फूड के कारण, तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिससे बच्चे खान पान में परहेज रखें, जिनके कारण वो बीमारियों में चपेट में आ सकते हैं? बीमारी जंक फूड के कारण जो आजकल सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, और बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, खेलना कूदना कम हो गया, मोबाइल पे बच्चे बैठे रहते हैं, टीवी पे बैठे रहते हैं, जंक फूड लेते हैं, फिर पॉटी जो आ गई है आजकल, वेस्टर्न पॉटी आ गई है, इंडियन पॉटी वाली पोजीशन नहीं बनती है, उसके कारण बच्चों को जो है ना कब्ज की बहुत ज़बरदस्त समस्या है। 10 में से 7 से 8 बच्चे जो हैं वो कब्ज से पीड़ित हैं, और वो कब्ज के कारण बहुत सारी समस्याएं लेके आते हैं। कोई पेट में दर्द लेके आता है, कोई पेशाब में रुकावट लेके आता है, कोई बच्चा बार बार पेशाब कर रहा है, ये समस्याएं लेके आते हैं कि कईयों को तो पेशाब की नली डालनी पड़ती है, इतना पेशाब रुक जाता है। वो सारा समस्याएं कब्ज से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों में होती हैं। तो आज की डेट में कब्ज एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसका समय पर उसका जानना और उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। अमूमन डॉक्टर जैसे हर बच्चा, मैक्सिमम 99% बच्चे मोबाइल और जंक फूड में ही पूरी दिनचर्या रहती है। उन लोगों को किस प्रकार बचाया जा सकता है कि इन बीमारियों की चपेट में ना आए, इन चीज़ों के कारण? एक तो जो माता पिता होने चाहिए वो इतने जागरूक होने चाहिए कि वो अपने बच्चों को इन चीज़ों से छोटे होने से ही बताते रहें कि ये गलत है। और बच्चों की डाइट में टू टाइम्स फ्रूट या वेजिटेबल सैलेड का इंटेक बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो होना चाहिए पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए।
और इसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर जो होता है काउंसलिंग सेशंस रखते हैं जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि वो कैसे बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को बेकरी प्रोडक्ट से भी दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है। बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं आजकल बिस्किट्स वगैरह को लोग बहुत नॉर्मल खाना मानते हैं, जबकि जो बिस्किट होता है वो पूरी तरीके से मैदे का बना हुआ होता है, उसके अंदर सोडे का इस्तेमाल होता है और बहुत हाई हीट में बनता है वो जब बच्चे रेगुलर खाते हैं तो उनकी अंदर की जो इंटेस्टाइन की पाचन की शक्ति होती है वो छोटे होते ही ख़त्म हो जाती है। जो बीमारियां बड़ों बुजुर्गों को होती हैं कि धीरे धीरे करके पाचन शक्ति कम होने लग जाती है वो आजकल ये बीमारियां बच्चों में आने लग गई हैं। तो पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। आजकल बच्चे मोबाइल और टीवी से दूरी रखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि घर में टीवी अब हाँ मोबाइल हर किसी पढ़ाई के की लिए मजबूरी भी हो गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जैसे ही 5 साल का हो जाए, जैसे आप स्कूल में दाखिल कराते हैं बच्चे को, उसी तरीके से बच्चे को किसी न किसी आउटडोर गेम्स में भी या आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी आपको घंटा या घंटा 1.5 घंटे का टाइम निकाल करके बच्चे को टालना चाहिए। जैसे लॉन टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, डांस हो गया, इस तरह की कोई एक्टिविटी। इससे बच्चे के अंदर फिजिकल एक्टिविटी होगी तो उससे इंटेस्टाइन भी मजबूत होती है, प्लस अच्छे हार्मोन्स भी डेवलप होते हैं। और इस एज में ग्रोथ हार्मोन्स और बाकी हार्मोन्स जो होते हैं, इसी पर बच्चे का आगे किस तरीके का विकास होगा वो निर्भर करता है। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले दिनों काफी एक वीडियो वायरल होती थी कि अचानक कोई कलाकार डांस कर रहा है, अचानक हार्ट अटैक आया, गिर गया, कोई ऑफिस में कोई पर्सन काम कर रहा है, अचानक गिर गया, डेथ हो गई उसकी। तो ऐसे बच्चे आजकल, जैसे जिम मैक्सिमम बच्चे 10th के बाद 8th के बाद ही जिम में जाना शुरू हो गए, तो क्या वो जिम उन बच्चों के लिए कहीं हानिकारक है? बहुत ज्यादा हानिकारक है। जिम जो है वो एकदम बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे योग और प्राणायाम है वो थोड़ा सा बच्चों के लिए बेटर है, क्योंकि उसमें क्या है कि योग और प्राणायाम में बीच में रेस्ट भी होती है। बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत बच्चों ज्यादा को बेटर है। जिम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जिम में जो एक्टिविटी कराते हैं उसमें कार्डियक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है। हार्ट के ऊपर जो होता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो होती हैं, कार्डियक आउटपुट की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, उसके लिए बच्चे कोप अप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको बच्चे के लिए अगर आपको इसी तरीके की कोई एक्टिविटी करानी है जिसमें मसल स्ट्रेंथ बढ़े, तो योग से बेस्ट कुछ नहीं है। योग जो होता है उसमें स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, एब्डोमिनल मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स, हार्ट, हर चीज़ के लिए उसके अंदर उसके अंदर हर के लिए एक एक एक्सरसाइज होती है। वो करने से बच्चे जो होते हैं धीरे धीरे करके उनकी बॉडी जो होती है वो फिट बनती है। जिम जो होता है बच्चों के लिए हानिकारक है। सिर्फ मसल ट्रेनिंग कराते हैं, अदरवाइज जो बच्चे के पूरे विकास के लिए आपकी चेस्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका लंग स्ट्रांग होना चाहिए, आपका हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, माइंड स्ट्रांग होगा, आपकी आई शार्प होंगी, आपकी जो फेशियल मसल्स हैं, दांत, जब हर बॉडी का सिस्टम जो होता है अपने ऑप्टिमल लेवल पे काम करता है, तब एक बच्चा जो होगा जब बड़ा होगा तो वो मैक्सिमम उसकी जो पोटेंशियल है वो पूरा बाहर निकलेगा। जिम में ऐसा नहीं होता है। जिम जो होता है उनकी जो एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं वो सिर्फ मसल्स के ऊपर फोकस्ड है, एब्डोमिनल मसल्स, बाइसेप्स मसल्स, इन्हीं के ऊपर फोकस्ड है। तो ये सिर्फ बाहरी रूप से आपके शरीर को देखने में सुंदर बनाता है, बट अंदर से वो शरीर को खोखला करता है। और दूसरी चीज़, जिम में जो ये प्रोटीन पाउडर्स देते हैं बॉडी के बिल्डअप के लिए, उनके अंदर जो प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है वो जो प्रोटीन होता है वो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं और वो इंटेस्टाइन के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। मेरे पास आते हैं बच्चे जो जिम के पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं और आगे जाकर के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इलाज बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिना दवाई के आपकी जो इंटेस्टाइन होती है वो काम नहीं करती है। तो इस तरह के पाउडर्स जो होते हैं वो देते हैं, प्रोटीन पाउडर, जिससे जल्दी मसल बिल्डअप करने के लिए। और इसके अलावा उन प्रोटीन पाउडर्स के अंदर स्टेरॉइड होता है, वो स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो आपकी हड्डियों को, मांसपेशियों को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे मतलब हम लोगों के हिसाब से एज अ पीडियाट्रिशियन जो हमारी ट्रेनिंग एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हम तो स्ट्रिक्टली जिम के लिए मना करते हैं एंड वी एडवाइज कि आप यू गो फॉर योग प्राणायाम से। श्रीराम हॉस्पिटल में ऐसे भी केस आते हैं बच्चों के जो जंक फूड के कारण या मोबाइल के कारण या जिम के कारण बहुत सारे बीमारी का ग्रस्त हुए। जो हमारी ओपीडी है ज्यादातर बच्चे इसी चीज के साथ
हमारे में यहाँ तो हमारी लेप्रोस्कोपी और रोबोट सर्जरी भी है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। लेप्रोस्कोपिक ये होती है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। इसमें होता है कि हम बच्चे को बाहर से चीरा ना लगा के दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। तो दूरबीन से या तो वो मुंह से दूरबीन का टेस्ट होता है, जैसे मैडम एंडोस्कोपी करते हैं, या लैटेंट के रास्ते दूरबीन का टेस्ट होता है जिसको सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कहते हैं। इसके अलावा सांस की नली की दूरबीन की जांच होती है, जिसमें कि सांस की नली में दूरबीन डालते हैं। कुछ बच्चे क्या होता है कि मूंगफली खाते खाते कभी कभी खाने की नली के बजाय सांस की नली में ले जाते हैं। वो जानलेवा होता है और थोड़े समय में ही अगर बच्चे को वो इलाज ना मिले, वो पीस ना निकाला जाए, तो वो जानलेवा हो सकता है। उस केस में हम इमीडिएटली